what exactly is the business model of 1% Club and कितने revenues कहाँ से आते हैं? Like what is the highlight of that? चरण हेगड़े 70% होल्डिंग कंपनी को ओन करते हैं. बेसिकली उसका एनुअल रेवेन्यू जो है, टोटल एनुअल रेवेन्यू, वो 60 करोड़ है. मैं एज ए जर्नलिस्ट जब इस चीज़ों के बारे में लिखता हूँ तब सारे इन्फ्लुएंसर के बारे में लिखता हूँ. इट्स नॉट पर्सनल. शरण हेगड़े और उनके इस एंटिटी में कोई सेपरेशन नहीं है. लोग जानते नहीं कि मैं शरण को 4 साल से जानता हूँ, बट उसका ये नहीं मतलब होता कि जो मेरा स्टैंड है इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट वो मैं किसी के लिए एक्सेप्शन बनाऊँ. एक लूप होल है इस सारी चीज़ में. एक बड़ा सा लूप होल क्या है कि अगर आप डायरेक्टली पैसे नहीं ले रहे हो एडवाइस के लिए तो फिर सेबी अब तक किसी के पीछे आया नहीं है. जो भी बड़े बड़े आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे रचना रानाडे मैडम है, उनके भी काफ़ी सारे वीडियो स्टॉक्स के ऊपर होते हैं. तो उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो उसका रीज़न ये है कि Hi Neil, welcome to Conversation with Kushal. कैसे हो आप? बस मज़े में. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. Yes, thank you so much for coming here. We've been reading your articles in Live Mint and बहुत बढ़िया लिखते हो आप. Thank you. And I also read the recent one where you wrote about Sharan Hegde's 1% Club, and I think that took off the beat on social media as well. So let's talk about the SEBI and Finfluencer rules that are going on, and audience को भी जानना है कि exactly क्या हो रहा है SEBI versus Finfluencer में. तो आप एक बार just बता सकते हो कि ये start कैसे हुआ था and why did SEBI start regulating this entire industry? श्योर. तो इसकी स्टार्ट एक्चुअली पैंडेमिक से होती है, क्योंकि तब तक तो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे या टीवी देखते थे या ट्रेडिशनल मीडिया देखते थे. फिर फाइनेंस का सोशल मीडिया पे लोग घर पे अटके हुए थे, तो एकदम ब्लो अप हो गया. नए क्रिएटर्स आ गए और एकदम से बड़े हो गए. मतलब जिन लोग के पास 1000-2000 फॉलोअर होंगे, उनके लाखों में फॉलोअर्स आ गए. तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना, जैसे नाम ही वो बनता है. और ऑब्वियसली जब किसी के पास इतनी फॉलोइंग आती है, पावर आती है, तब ब्रांड्स आते हैं कि पैसे ले लो और हमारा बोल दो. तो पैसे भी बहुत आने लगे. अभी इन सब में प्रॉब्लम सेबी को क्या दिखी? दो चीज़ें. एक तो कि काफ़ी सारे इन लोग के क्वालिफिकेशंस है नहीं फाइनेंस में, और दूसरी चीज़ कि जो पैसा आता है क्या वो उनके लिए एक परवर्स इंसेंटिव कहते हैं वो बनाता है. तो इन सब चीज़ों को देख के सेबी ने लास्ट ईयर एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था कि हमारा प्रपोजल है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को हमारे अंडर जो एंटिटीज़ है, ब्रोकर्स है, एडवाइसर्स है, रिसर्च एनालिस्ट है, उन सब को हम कट ऑफ कर देंगे. फिर 1 साल बाद कुछ हफ्तों पहले सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में ये चीज़ अप्रूव हो गई. अब क्या आना बाकी है? अब सर्कुलर आना बाकी है कि एग्जैक्टली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ चीज़ है, बहुत बड़ा काम है. तो आगे के कुछ हफ्तों और महीनों में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे इंडस्ट्री में. गॉट इट. और ये सेबी ने फिर लास्ट वीक के बोर्ड मीटिंग में क्या एग्जैक्टली अप्रूव किया एंड क्या डिस्कशन हुआ था? हाँ, तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है कि उसके मिनट्स आते हैं, वो एक सर्कुलर नहीं होता. तो उसके मिनट्स में क्या आया था कि सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी कैन नॉट एसोसिएट इन एनी वे विथ एन अनरजिस्टर्ड एंटिटी, मतलब इन्फ्लुएंसर. तो ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. एसोसिएशन भी अलाउड नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि आप एक इतने अमाउंट के पैसे नहीं दे सकते हो या कुछ और. मतलब एसोसिएट मतलब डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो. तो अभी काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट होगा इन्फ्लुएंसर्स को. व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ अ इन्फ्लुएंसर? कि किसको बोलेगे कि ओके ये इन्फ्लुएंसर है और किसको बोलोगे कि नहीं चलो ये इन्फ्लुएंसर नहीं है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और सेबी का भी अभी तक इस पे आंसर नहीं है. कहीं पे भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है. कुछ रूल से हम एक गेस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है इन्फ्लुएंसर. जैसे सेबी का एक रूल है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कि म्यूचुअल फंड्स को सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एडवर्टाइजिंग करना अलाउड नहीं है अनलेस वो कलेक्टिवली करे. जैसे एम्फी कर सकता है एज अ इंडस्ट्री बॉडी, सचिन तेंदुलकर या किसी और के साथ, लेकिन कोई इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड नहीं जा सकता किसी एक्टर के पास कि हमारा फंड आप प्रमोट करो. तो उसमें डेफिनेशन क्या है सेलिब्रिटी की? किसी के पास अगर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है तो वो बन गया सेलिब्रिटी. अभी इस केस में क्या वही थ्रेशोल्ड रखने वाले हैं, कुछ और लॉजिक डालने वाले, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. गॉट इट. तो इसमें बेसिकली एनीवन हु इज लेट्स से
गिविंग स्टॉक टिप्स या तो हु इज़ टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, उनको फिनफ्लुएंसर में माना जाएगा वर्सेस समवन हु इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस टर्म? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिखा रहा हूँ लोगों की कंपाउंडिंग क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये सब फाइनेंस टर्म सिखा रहा हूँ, सो दिस वुडंट बी अ फिनफ्लुएंसर, राइट? तो फिनफ्लुएंसर मतलब वो हो गए जो स्टॉक्स के बारे में बात करें, लाइक इज दैट व्हाट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट इज? करेक्ट। तो सेबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी दिन सेबी से हमारे ही रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप एग्जांपल्स दे दो कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है और फाइनेंशियल एडवाइस क्या है। तो तब सेबी चेयरमैन ने कहा था, मिस माधवीपुरी बुच ने कहा था दैट अगर आप किसी स्टॉक का नाम ले रहे हो या किसी एसेट, मतलब हो सकता है बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, रीट है, किसी भी एसेट के बारे में आप रिकमेंडेशन दे रहे हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो, और आप बस व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट बता रहे हो, व्हाट इज़ पीएनएल ऐसा बता रहे हो, तो फिर आप एजुकेशन में हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेबी को। बट इसमें फिर एक और ये पॉइंट आया था ना कि जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पैसा ले रहे थे ब्रांड से एंड वो ब्रांड प्रमोशन नहीं बता रहे थे कि ओके दिस इज़ अ पेड पार्टनरशिप, एंड दैट्स वाई इवन एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी मतलब कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे पेनल्टीज लगाई थी। सो इज दैट ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई सेबी गॉट इनटू दिस सीरियसली? हाँ, आई बिलीव सो। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ एस्की जो आपने अभी कहा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल, उनके बारे में। तो ये एक इंडस्ट्री बॉडी है, इसलिए इनके पास कोई लीगल पावर्स है नहीं किसी के ऊपर पेनल्टीज लगाने के लिए। फिर भी ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो मिनिस्ट्री को पास ऑन करते हैं कि आप इस पर एक्शन ले लो। एक्शन तो लिया जाता नहीं है। अभी दो एग्जांपल देता हूँ मैं। एक केस में मैंने एस्की के दो ऑर्डर्स मेरे आर्टिकल में डॉक्यूमेंट किए हैं। एक केस में कुछ इन्फ्लुएंसर्स एक इलीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे, ऑक्टा एफएक्स करके, उनके अगेंस्ट एस्की ने ऑर्डर पास किया था। दूसरे केस में खुद शरण हेगड़े के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया था कि वो क्रेड की एक प्रमोशनल पोस्ट बना रहे थे और डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि मेरे को क्रेड से कुछ फंडिंग आया है। तो ठीक है, ऑर्डर्स तो पास हुए लेकिन पेनल्टी तो है नहीं। तो इस चीज़ को भी सेबी को गौर से देखना चाहिए। गॉट इट। एंड इसमें फिर फॉर एग्जांपल अगर यही केस में अगर इन्फ्लुएंसर्स ने इंक्लूड्स पेड प्रमोशन या तो पेड पार्टनरशिप डाला होता, सो देयर वुडंट हैव बीन एनी हाँ, इशू। फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। सो दैट्स लाइक सीरियस थिंग, मतलब वो पेड पार्टनरशिप नहीं दिखाते एंड देन इट इज़ एज इफ लाइक कि ऑर्गेनिक वे में प्रमोट हुआ है। हाँ। बट अगेन लाइक मैं आपको बताता हूँ, तो बहुत सारे व्लॉगर्स भी जो होते हैं राइट, उनके केस में क्या होता है कि ऑल्दो दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, बट व्लॉगर्स के केस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको दिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि ओके इज इट अ पेड पार्टनरशिप और नॉट। मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जिनके व्लॉग में एक प्रोडक्ट रखा होगा और वो बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज ने स्पॉन्सर किया होगा, कोई भी एफएमसीजी कंपनी है फॉर एग्जांपल, उन्होंने स्पॉन्सर करके दिया होगा। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कि यार ये एक्चुअली प्रमोशन है या ये एक्चुअली मतलब ऑर्गेनिक में किया गया है। इफ़ आई एम लाइकिंग अ प्रोडक्ट एंड इफ आई जस्ट टेल माई फॉलोअर्स कि मेरे को ये बहुत पसंद है, अभी उनको कैसे पता कि मुझे पैसा मिला है कि नहीं मिला है? एंड दैट्स अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन इन माय ओपिनियन। तो हाउ डू यू लाइक लुक एट दैट? आई एग्री, इस चीज़ को एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कौन बताएगा सेबी को या एस्की को कि मैंने पैसे दिए इस बंदे को। तो इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बनती है किसी जिसके बड़े फॉलोअर्स है कि आप बताओ तो सही। कुछ गलत भी नहीं है वैसे मतलब बताने में, इन द सेंस लाइक इफ यू से इट्स अ पेड प्रमोशन दैट इज फाइन, मतलब कुछ ऐसे गलत नहीं काम कर रहे हो आप। जैसे आप 10 साल पहले देखो टीवी पे जो एड्स आते हैं वहाँ पे लिखा होता है ये एड है, क्या प्रॉब्लम है किसी को? So let's also talk about the entire thing about you writing an article on Sharan's company as well and you mentioned his name as well. तो इसमें एक बात बताओ कि अभी आपने कैसे मतलब उनके बारे में आपने जब लिखा आर्टिकल तो what was your thought process, what you thought was going wrong, and then उसके बाद की बात करते हैं। जी, तो एक तो लेट मी क्लैरिफाई कि इट्स नॉट पर्सनल। मैं एज ए जर्नलिस्ट जब इस चीज़ों के बारे में लिखता हूँ तब मैं सारे इन्फ्लुएंसर के बारे में लिखता हूँ और जो बड़े हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि शरण हेगड़े के केस में इन्होंने आरआईए का लाइसेंस लेके रखा है, ये चीज़ किसी को इतनी पता नहीं थी, इन्होंने खुद ने ब्रॉडकास्ट की नहीं थी। और एक पोस्ट डाला कि मेरा ये पर्सनल सीएफओ क्लब करके है, उसमें मुझे बहुत डिमांड आ रही है तो मैं 100 एडवाइसर्स की रिक्रूटमेंट वो भी कम पड़ेंगे, ऐसा एक पोस्ट आया था। तो मैंने उस पर रिप्लाई किया कि जब आप एडवाइस देते हो और पैसे लेते हो उसके, तो अभी फ्री एडवाइस का कोई
इतना इशू नहीं बनता, लेकिन जब लोग उसके पैसे लेते हैं तब आपको सेबी का लाइसेंस लेना कंपलसरी है। क्योंकि जो लोग जिन्होंने कायदे का पालन किया है, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, वो क्या सोचेंगे कि कोई दूसरा बंदा आके लाइसेंस बिना लेके पैसे कमा रहा है। तो फिर इन्होंने क्लैरिफाई किया कि हाँ, मैंने एक्चुअली किसी एंटिटी में लाइसेंस लेके रखा है। तो फिर बात बन जाती है कि जो सेबी का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड है RIAs के ऊपर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के ऊपर, कि आप प्रमोशन जब कर रहे हो तब किस तरीके से करना चाहिए, आपका ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, क्या उसको आपने कंप्लाई किया है उस पोस्ट में। मेरा मानना था कि वो कंप्लायंट नहीं है। शरण हेगड़े ने उसका रिप्लाई ऐसा दिया कि वो तो बस एक हायरिंग पोस्ट था, वो एडवर्टाइजमेंट थी नहीं, तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है उससे कंप्लाई करने की। लेकिन मेरा कहने से और एक कदम आगे है। वो क्या है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और आपके पास एक लाइसेंस है किसी एंटिटी में, तो फिर आपके सारे पोस्ट्स एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट ही है उसके लिए। क्योंकि लोग वहाँ कैसे आएंगे, आपको देख के आएंगे, आपकी वीडियोस देख के आएंगे। फिर आपने वेबसाइट के अंदर एक बैनर लगा दिया और कह दिया कि बैनर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बैनर तो कंप्लायंट है। वो हाउ इज़ दैट लॉजिकल? मतलब अगर आपने लाइसेंस लिया है तो आपके सारे पोस्ट्स सेबी कोड को कंप्लाई करने चाहिए। बट ये जो लाइसेंस लिया है ये दूसरे मतलब ये दूसरे एंटिटी के थ्रू हाँ, है। तो अब इंटरेस्टिंग बात अब बनती है कि शरण हेगड़े और उनके इस एंटिटी में कोई सेपरेशन नहीं है। शरण हेगड़े 70% होल्डिंग कंपनी को ओन करते हैं और होल्डिंग कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी के अंडर ये लाइसेंस है। तो होल्डिंग कंपनी 1% क्लब का जो ब्रांड नेम है उसके एसोसिएटेड है, और ये जो है वो पर्सनल CFO ब्रांड नेम करके एसोसिएटेड है। तो एक तो ओनरशिप है, और दूसरी बात है कि शरण हेगड़े खुद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठते हैं, तो सेपरेशन तो बिल्कुल है नहीं। गॉट इट। तो इस चीज़ में मुझे तो लगता है कि कंप्लीट कंप्लायंस होनी चाहिए सेबी की एड कोड से। अगर ना हो तो कल सारी इंडस्ट्री, सारे इन्फ्लुएंसर्स खोल देंगे खुद के RI बिजनेसेस, और फिर इस कोड का कोई मतलब रहेगा नहीं। But is it very easy to get an RIA license? Like what exactly is an RIA license and कितना easy होता है ये मिलना? तो जैसे पूरा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये एक बार एक्सप्लेन करो ऑडियंस को होता क्या है एंड कितना इजीली मिल सकता है ये। श्योर। तो सेबी ने ये कॉन्सेप्ट 2013 में लाई थी, और आइडिया ये था कि जैसे हर प्रोफेशन में एक लाइसेंस होता है कि आपको अगर लॉयर बनना हो तो डिग्री लेनी पड़ती है, फिर बार काउंसिल की एग्ज़ाम का पास करनी पड़ती है, अगर डॉक्टर बनना हो तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, MBBS के एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। तो उसी तरह अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है तो आपको पहले तो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में हो, जैसे अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिर दूसरी चीज़ सेबी ने रिक्वायरमेंट डाल दी है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन में। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए हैं। इनफैक्ट इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको बस असिस्टेंट प्लानर बनना है, किसी RI का असिस्टेंट भी बनना है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। How was your interaction with Sharan? I heard you also went to his office, so how was that entire interaction? सो क्वाइट पोलाइट। इनफैक्ट लोग जानते नहीं कि मैं शरण को 4 साल से जानता हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू कवर शरण, जब वो अपने बेडरूम से जब रील्स बनाता था, उसके 1 लाख फॉलोअर्स थे, तब मैं था कवर करने के लिए। तो ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। वी आर आई थिंक स्टिल इन अ सेंस फ्रेंड्स ऑल्सो, बट उसका ये नहीं मतलब होता कि जो मेरा स्टैंड है इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट वो मैं किसी के लिए एक्सेप्शन बना दूँ। Right. तो क्या like what was the summary of that entire meeting? Like after you went to his office and also what was the conclusion that you had after that meeting? बेसिकली जर्नलिस्ट का एक फ़र्ज़ बनता है कि जब आप किसी के ऊपर स्टोरी लिखते हो तब उनकी साइड भी उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। Correct. तो उस कारण से मैं गया था। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर शरण ने दिया, और ठीक से दिया। मतलब उसका फुल क्रेडिट मैं देखता हूँ शरण को और उसकी टीम को। ट्रांसपेरेंट था। तो
मैंने वो रिप्लाई जो है वो मैंने स्टोरी में डाल दिए, और अभी सेबी के ऊपर है कि उसका आगे जाके क्या करना है। So, what exactly is the business model of what exactly is the business model of 1% Club and कितने revenues कहाँ से आते हैं? Like, what is the highlight of that? बिल्कुल। तो मेरी मीटिंग में शरण ने मुझे ये फिगर्स बताए। बेसिकली उसका एनुअल रेवेन्यू जो है, टोटल एनुअल रेवेन्यू, वो 60 करोड़ है। उसमें से 51 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन से आते हैं, वो कहता है, और बाकी 9 करोड़ फिर क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब बेच के वहाँ से आते हैं पैसे। क्रेडिट कार्ड्स एज इन लाइक दूसरे कंपनीज के क्रेडिट हाँ, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करके जो हाँ, कमीशन हाँ मिलता हाँ, हो। और इंश्योरेंस। ओके, तो ये दो मेन तरीके हैं। जो उसका एडवाइजरी बिजनेस है वो अभी बहुत ही छोटा है, उसको बस 3 महीने हुए हैं, तो उसमें बस 75 करोड़ का एसेट्स अंडर एडवाइस है। मतलब इसका मतलब उसका रेवेन्यू नहीं हो गया, उतने एसेट्स पे वो एडवाइस देता है, और उसके 150 क्लाइंट है, तो उसका अभी रेवेन्यू ज़्यादा है नहीं। गॉट इट। 75 करोड़ बेसिकली इतना 150 लोगों ने टोटल 75 करोड़ पार्क किया है। हाँ, उनके हाँ, उनके पास एडवाइस के अंडर। गॉट इट। सो वन ट्रिकी क्वेश्चन हियर, सो व्हाट इफ लेट्स से अगर ये एडवाइजरी बिजनेस ही नहीं होता एंड जस्ट कोर्सेज का जो बिजनेस है 15K पर पर्सन एंड जो 9 करोड़ जो क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, अगर इस पे अगर डबल डाउन कर लिया एंड ये अगर साइड असाइड कर लिया, तो देन इट वोंट कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, राइट? बिल्कुल। अभी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, लाइक टू लेट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक है कि फिन्फ्लुएंसर के साइड से और एक है सेबी के साइड से। तो अभी फिन्फ्लुएंसर के साइड से अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम थिंग्स दैट फिन्फ्लुएंसर शुड कीप इन माइंड एंड टेक एक्शन सो दैट दे डोंट फॉल अंडर दीज सिनेरियोज, एंड देन सेबी की बात करेंगे। बिल्कुल। बस 2 मेन चीज़ है कि अगर आप किसी से स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग पैसे ले रहे हो तो वो प्लीज़ डिस्क्लोज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ब्रांड को कोई हिट नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एडवाइस दे रहे हो पब्लिक में, तो आपको सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर आपको स्पेसिफिक एडवाइस देना नहीं चाहिए। आप एजुकेशन बता सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कहना कि इस कंपनी को खरीदो या बेचो, ये एडवाइस हो जाता है। गॉट इट। एंड देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग दिस, मेनी पीपल हु आर डूइंग, उनका बिजनेस मॉडल, करोड़ों का बिजनेस मॉडल बन गया है एडवाइस देने का। ओके। एक लूप होल है इस सारी चीज़ में। एक बड़ा सा लूप होल क्या है कि अगर आप डायरेक्टली पैसे नहीं ले रहे हो एडवाइस के लिए, तो फिर सेबी अब तक किसी के पीछे आया नहीं है, किसी के ऊपर ऑर्डर डाली नहीं है। जो भी बड़े बड़े आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे रचना रानाडे मैडम है, उनके भी काफ़ी सारे वीडियो स्टॉक्स के ऊपर होते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो उसका रीज़न ये है कि एक्शन लेने के लिए आपको डायरेक्टली पैसे लेने होते हैं किसी से एडवाइस देने के। अगर आप बस वीडियो डाल रहे हो और यूट्यूब से पैसा आ रहा है या किसी ब्रांड से पैसा आ रहा है, तो सेबी उसको अभी तक गलत मान नहीं रही है। ओके, गॉट इट। एंड इसमें फिर अभी कोई एग्जांपल्स है और आपके पास कि लाइक सेबी ने कोई पेनल्टीज वगैरह कभी की है इन्फ्लुएंसर के ऊपर? कोई एग्जांपल? तो सबसे फेमस एग्जांपल इसमें है PR सुंदर का। तो इनका मॉडल यही था कि वो स्पेसिफिक स्टॉक टिप्स और एडवाइस के लिए लोगों से डायरेक्टली पैसे ले रहे थे। उसके अलावा उनका बड़ा ट्विटर फॉलोइंग है, वो तो इन्फ्लुएंसर है ही। तो सेबी ने ये नोटिस किया और उनके अगेंस्ट 6 करोड़ की पेनल्टी डाल दी, उनको मार्केट से बैन कर दिया 1 साल के लिए। 6 करोड़ पता नहीं उनके रेवेन्यूज़ के हिसाब से ज़्यादा बनता है नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा हैवी होगा, लेकिन खैर एटलीस्ट एक्शन लिया गया। बट क्या ही स्केल होगा? लाइक व्हाट वुड बी द स्केल ऑफ रेवेन्यूज? अभी ये सारी चीज़ें ओपेक है, पब्लिक में डिस्क्लोजर नहीं है, तो इस पर स्पेकुलेट करना मुश्किल है। पर फिर भी लाइक कितने लाइक कोर्सेज वगैरह वो सेल करते थे क्या, या टिप्स देते थे सिर्फ स्टॉक्स के? हाँ, उनके पैकेजेस थे। और वो पैकेजेस में स्टॉक वो रेकमेंड, वैसे टेलीग्राम की जो कम्युनिटीज बनते हैं वैसे वाले क्या? हाँ, कि वैसे वाले। आप कम्युनिटीज में 5,000 पर एनम या मतलब 10,000 वाले उसमें आ जाओ एंड आपको स्टॉक टिप्स दिए जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, अभी बात करते हैं सेबी के साइड से। तो सेबी के साइड से आपको क्या लगता है कि 2-3 इमीडिएट एक्शंस क्या लेने चाहिए एंड स्ट्रिक्ट क्या एक्शंस लेने चाहिए उन्होंने तुरंत? जी, तो एक तो सेबी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि हु इज़ अ इन्फ्लुएंसर, किस टाइप का कंटेंट अलाउड है, किस टाइप का कंटेंट अलाउड नहीं है। और ये जो अरेंजमेंट्स है, जैसे शरण हेगड़े के केस में कि एक ही बंदा
ये भी चला रहा है और वो भी चला रहा है, क्या ये अलाउड है या नहीं, गॉट इट। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि स्टेप 2 मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म इशू ये भी है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्सेज आ रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, इसका भी एट सम पॉइंट सेबी को सोचना होगा कि ये हमें अप्रूव करने चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप बाकी प्रोफेशंस देखो, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सब जगह पे एक बॉडी होती है जो कहती है कि हाँ ये ठीक है। गॉट इट, फेयर। तो इसमें लाइक अगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के खुद के स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हो गए या तो फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज हो गए, तो यू आर सेइंग दैट सेबी शुड रेगुलेट दिस थिंग ऑल्सो बिकॉज दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। इसके दो रीजंस हैं। एक तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स कोर्सेज में स्टॉक टिप्स देते हैं, मतलब नाम कोर्स का होता है लेकिन एक्चुअल में स्टॉक टिप्स मिलते हैं। ये तो सरासर इलीगल है, लेकिन इसका अगर किसी ने कंप्लेन नहीं किया तो सभी को पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोर्सेज में कुछ गलत बताया जाए कि आप क्रिप्टो खरीदो, क्रिप्टो में 50% डाल दो, ऐसा कुछ बोला जाए, तो क्या सेबी को ये एनकरेज करना है, अलाउ करना है, ये भी सोचने की बात है। Right. So you never thought of, let's say, becoming an influencer or becoming like a RI or something, and you came to journalism in Live Mint. So what was your journey like? नहीं, मुझे बिल्कुल RIA बनना था, मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना था। मैंने फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए काम भी किया एकदम मेरे करियर के स्टार्टिंग में। तब मेरी तनख्वाह बहुत ही कम थी और प्रोफेशन भी बहुत ही छोटा था। How आज much भी was the salary, if you don't mind me asking? मेरी 15,000 महीने की तनख्वाह थी Oh, मुंबई बॉम्बे में। में। Oh my God. तो और ये कब की बात है? Which year? 2016। Okay. तो उस सिचुएशन में नहीं, उसके बाद बढ़ के 40,000 बन गई। लेकिन हाँ, कुछ टाइम तक 15,000 थी। तो ऑब्वियसली कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर एक वैल्यू रिसर्च नाम का वेबसाइट है म्यूचुअल फंड का, काफ़ी जाना माना, तो वहाँ पे वैकेंसी आई थी दिल्ली में, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं जर्नलिज्म में ही हूँ। Got it. And RIs usually मतलब salaries इतनी होती है या is it underpaid today also, या अभी कैसा स्टेटस है? मुझे लगता है कि अभी तक प्रोफेशन छोटा रहा है और सैलरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा नहीं। अभी फाइनेंस में बड़ा पैसा कहाँ बन रहा है? ब्रोकर्स के पास बन रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको बन रहा है। और ये बहुत ट्रेजेडी की बात है कि जो लोग एग्ज़ाम पास करके एफर्ट्स लेके जिन्होंने लाइसेंस लिया है, अगर वो नहीं पैसे कमा रहे तो मतलब पॉइंट क्या बनता है इन रेगुलेशंस का? तो आई होप कि ये चेंज होगा इन द फ्यूचर। Got it. And then how did you decide that आपको जर्नलिज्म में जाना है, and how did Mint happen? तो मैंने वैल्यू रिसर्च ज्वाइन किया, मैं वहाँ 2 साल था। तो दैट वाज एडिटर के कैपेसिटी में, असिस्टेंट एडिटर के कैपेसिटी में। उसके बाद मैं कुछ महीनों तक मैंने एक फिनटेक में काम किया, वो भी कंटेंट में ही। और मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था। तो मेरी जो फॉर्मर बॉस थी मिंट में, वो मुझे फॉलो करती थी ट्विटर पे। और एक दिन मुझे जस्ट रैंडमली पिंग किया कि तुम्हें मिंट में आना है क्या? और मेरे लिए वो एक ड्रीम था, क्योंकि मिंट वाज स्टिल इज़ द प्रीमियर पब्लिकेशन। तो मैंने बिना सोच के हाँ बोला, पूछा भी नहीं सैलरी कितनी दे रहे हो, और उसके बाद मिंट में। Got it. And how has your overall experience been? What has been the highlights of your stint at Mint? And क्या like कैसे एकदम interesting experiences क्या क्या रहे? आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आम लोगों से बात करने से आते हैं कि उनके लाइफ में क्या इश्यूज़ है। जैसे ये बीच में KYC का बहुत बड़ा इशू हुआ था कि सबको वापस डिटेल्स मांगे गए। अभी आपको पता है KYC इंडिया में हर साल नया कुछ आता है और लोगों करने लगता है। हमने ये चीज़ हाईलाइट की। फिर इंश्योरेंस मिस सेलिंग, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस चीज़ पे हमने बहुत सारी स्टोरीज़ की। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन से इस रिसेंटली एक इवेंट में पूछा कि मैडम आप जो कमीशंस है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में इतने क्यों अलाउ कर रहे हो कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो भी इन्वेस्टमेंट्स है? मतलब ये जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की तरह मार्केट किए जाते हैं। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है और हम उसको फिक्स करना चाहते हैं। Actually, what you are doing is really like outcome driven, no? मतलब in the sense कि आप value add कर रहे हो by just pointing out something which is not right happening in the industry, and तुरंत उस पर कुछ ना कुछ action लिया जा रहा है।
I think that's a very proud feeling which you would also be getting. हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ ही बनता है. Right. No, very, very impressive. Last question before we conclude this. So, this is a tricky one. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Neil, what is that one question you would like to ask him towards the end of the interview? Oh God. uh, This is the first time I am interviewing a journalist. So you would be आप हमेशा interview करते हो लोगों को. This is the other way around. maybe the role of a journalist. What should a journalist be doing? मैं क्या मानता हूँ? तो मेरे दिमाग में एक बड़ा विजुअल इमेज है जर्नलिज्म का, और वो है एक छन्नी का. क्योंकि दुनिया आपके कप में 1000 तरीके की इन्फॉर्मेशन डालती रहती है, कुछ गंदी, कुछ ठीक, कुछ अच्छी. और हमारा रोल है कि आपको बताना कि इसका मीनिंग क्या है, उसमें से यूज़फुल क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है. और अगर मीडिया ना रही, अगर मीडिया को रिप्लेस करके बस कंटेंट क्रिएटर्स ही आ गए, तो ये छन्नी बंद हो जाएगी. फिर आपको जो मिलेगा वो मार्केटिंग ही मिलेगा. तो प्लीज़ मीडिया को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो न्यूज़पेपर को. बिल्कुल आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को भी सब्सक्राइब करो, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया को भी ज़िंदा रखो. Right. Got it. Very valuable piece of advice. Thank you so much, Neil, for coming here. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, and आपने बहुत अच्छे से explain किया about the entire SEBI versus Finfluencer thing also. Thank you so much, and wish you the best for your career ahead. Thank you so much, Kushal. Thanks.